गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 10 नवंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप इसे शेयर ज़रूर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जब भी जाकर ज्वाइन कर लें। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो पहला कमेंट होगा वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पे मैं इस तरह से न्यूज़ को हाईलाइट करके डाल देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसको मैं हाईलाइट करके प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद हमारा एनालिसिस आप सुनें। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पेज पे जो पहला न्यूज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालात। तो दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब कंडीशन में चल रहा है। 477 दर्ज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो गुरुग्राम में जो है, यानी गुड़गांव में जो है 482 है, गाज़ियाबाद में 482 है, ग्रेटर नोएडा में 477 है, नोएडा में 477 है, दिल्ली में 477 है, फरीदाबाद में 458 है। अब देखो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, अगर किसी भी सिटी का, मान लो आप कहीं पे रहते हो, मान लो आप पटियाला में रहते हैं या किसी भी सिटी में रहते हैं, वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 50 के बीच में है तो अच्छा एयर क्वालिटी है, यानी आपका वायु जो है वो स्वच्छ है। 50 से 100 के बीच में रहो तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषप्रद है। 100 से लेकर 200 के बीच में हो तो ये सामान्य है। 200 से लेकर 300 के बीच में हो तो खराब है, यानी पुअर कंडीशन में आपकी एयर क्वालिटी है। और 300 से लेकर के 400 के बीच में अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जिस भी सिटी में आप रहते हैं तो इसका मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है। नॉर्मली आप यूरोपीय यूनियन वगैरह के देश में, खास करके ब्रिटेन में 200 क्रॉस होता है तो वो लोग अपने यहाँ हेल्थ इमरजेंसी लगा देते हैं। भारत की एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब चल रही है, और ख़ास करके दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हो 400 अगर क्रॉस होता है तो बहुत ख़राब की श्रेणी में आ जाता है, और 400 से ऊपर होता है तो ये आपातकाल की श्रेणी में आ जाता है। तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी आपातकाल की श्रेणी में है, राइट, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 क्रॉस कर गया है। हर एक जो दिल्ली का हर एक क्षेत्र है, चाहे गुरुग्राम हो चाहे गाज़ियाबाद हो, वहाँ पे 400 क्रॉस कर गया। अब देखो नॉर्मली जो ये सीज़न होता है, दीपावली का सीज़न होता है, उस समय में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब होता है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 2000 भी क्रॉस कर जाता है, राइट, 2000 क्रॉस कर जाता है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। काफ़ी सीवियर कंडीशन होता है। अब देखो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो है मेजर 8 कंपोनेंट होता है। उस 8 कंपोनेंट के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। 8 प्रदूषक तत्व होते हैं, उस 8 प्रदूषक तत्व के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। पहला है PM10, दूसरा है PM2.5, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड NO2, चौथा है O3 यानी ओजोन। ये हमेशा याद रखो कि O3 जब समताप मंडल में रहता है तब ये अच्छा काम करता है, तब सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने का काम करता है। लेकिन जो ही O3 जो है यानी ओजोन जो है धरती पे पहुंचता है तो एक प्रदूषक का काम करता है, एक पॉल्यूटेंट का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, एक अमोनिया है NH3, और एक और है लेड PB। तो ये टोटल 8 कंपोनेंट है जिसके आधार पे किसी भी राज्य का या किसी भी स्थान का एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। आप नेट पे चेक करना अपना जो सिटी में, जिस सिटी में आप रहते हैं, कि इस सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यह है, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इस 8 प्रदूषक में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया गया, राइट। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है
में कार्बन पोल्यूटेंट नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। देखो यहाँ पे जो है न्यूज़ है, छूट की आड़ में हर सूचना छिपा नहीं सकती सीबीआई। किसने कहा है? सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि गोपनीयता के आधार पे आप हर एक सूचना नहीं छुपा सकते हैं। सीबीआई को कहा है, सीबीआई को निर्देशित किया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। दो यहाँ पे संस्था का जिक्र है, एक तो सीआईसी है और दूसरा है सीबीआई। दोनों ही संस्था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। तो सीआईसी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। देखो सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग, तो सीआईसी के लिए जो एक्ट आया था वो एक्ट आया था सूचना अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। और उसके अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान था और अध्याय 4 में राज्य के लिए सूचना आयोग के गठन का प्रावधान था। यह जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के तहत आता है। डीओपीटी जो है एक मंत्रालय है अपने आप में, इस मंत्रालय के तहत आता है सूचना का अधिकार, और केंद्रीय सूचना आयोग इसका एक नोडल एजेंसी है, राइट। अब देखो इसमें केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त का प्रावधान है। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और प्लस मैक्सिमम 10 जो है सूचना आयुक्त होगा। तो मैक्सिमम 10 का ऐसा अर्थ नहीं हुआ है कि टोटल का टोटल 10 होना चाहिए, इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, टोटल 10 से अधिक नहीं हो सकता है सूचना आयुक्त। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा प्लस 10 मैक्सिमम सूचना आयुक्त होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अभी से 3 से 4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि यशवर्धन सिन्हा है जो भारत के नए सीआईसी बने हैं। याद रख लेना, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन सिन्हा जी। इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी अनुशंसा करती है। इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। एक मेंबर होते हैं पीएम जो इसके अध्यक्ष होते हैं, दूसरा मेंबर होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता, और तीसरा मेंबर होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट कोई कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये तीनों ही चूज करते हैं कि कौन से भारत के सूचना आयुक्त होना चाहिए और उसका नाम रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। अब देखो इसका काम क्या है। इसका काम है कि बेसिकली आरटीआई एक्ट कैसे काम करें, कैसे वो रेगुलेट करें, किस तरह से सूचना जो है लोगों तक पहुंचे, इसको रेगुलेट करने का काम ये करती है सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग इसको पूरी तरह से रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए। अब देखो टीवी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है आग की लपटें हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट ने जो है बाकायदा डांट लगाई है। ओके, हाईकोर्ट ने बाकायदा डांट लगाई है। किसको डांट लगाई है? तो हाईकोर्ट ने डांट लगाया है टाइम्स नाउ को, हाईकोर्ट ने डांट लगाया है रिपब्लिक भारत को। बेसिकली उन लोगों को डांट इसलिए लगाया है कि वो लोग जो है ओपिनियन थोपने का काम करते हैं। देखो इनका कहना है, हाईकोर्ट का कहना है कि जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ का काम होता है कि इन्फॉर्मेशन देना। आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत हो, वो लोग परसीव करेंगे। लेकिन जब आप इन्फॉर्मेशन थोपने का काम करते हैं, अपना परसेप्शन जो आप बनाते हैं उसको थोपने का काम करते हैं, तो वो गलत होता है। ये हाईकोर्ट का कहना था। और हाईकोर्ट का कहना था कि आप जो सोचते हैं, मान लो आप सोचते हैं कि मान लो कि एक महिला जो है वो विक्टिम है या एक पुरुष विक्टिम है, ये आपका सोचना है और आप उसको थोपने के लिए हर एक तरह से तर्क प्रस्तुत करते हैं जो गलत है। कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट जो निर्णय लेगा वो निर्णय लेगा। और ख़ास करके ये मैटर जो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में, जो है जिस तरह से ये एग्रेशन का काम किया था ये टीवी चैनल, उसके आधार पे इसको दिखाया गया। अब देखो मेरा भी जो मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, मेरा भी उद्देश्य होता है कि मैं जो मेरी अपनी सोच होगी कुछ, मैं अपना सोच आपके सामने नहीं थोपूँ।
मेरी जो सोच होगी ठीक है, मेरी सोच होगी, लेकिन आपको मैं किसी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट बता दूं, नेगेटिव पॉइंट बता दूं, और उसके बाद अपना आप खुद निर्णय लें। जैसे कि मैंने कहा था आपको, कल परसों हमने डिस्कस किया था CAA के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, और इसी तरह से हमने फ्रांस के बारे में भी डिस्कस किया था। मैंने यहाँ भी कहा था कि आपको समर्थन करना है CAA का, आपको फ्रांस का समर्थन करना है कीजिए, आपको विरोध करना है कीजिए, लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए समर्थन का, और आपके पास स्ट्रॉन्ग संवैधानिक पॉइंट होना चाहिए विरोध का। दोनों चीज़ें, क्योंकि आप अधिकारी बनने वाले हैं, तो इसलिए संविधान के दायरे में रख के आपको काम करना है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए जो संविधान को जस्टिफाई करे, चाहे इसके समर्थन में हो चाहे इसके विरोध में हो। और ये बहुत काम देगा, खास करके इंटरव्यू के समय में ये काफ़ी काम देगा। इंटरव्यू के समय में देखा जाता है, ऐसा नहीं देखा जाता है कि आप CAA का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। आप CAA का समर्थन कर रहे हैं तो कितना स्ट्रांगली आप उसको समर्थन कर रहे हैं, और आप CAA का विरोध कर रहे हैं तो कितना स्ट्रांगली उसका विरोध कर रहे हैं, कितना आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट, अपने तर्कों से। ऐसा नहीं कुतर्क के साथ आप जस्टिफाई कीजिए, नहीं, हमेशा तर्कों के साथ आप जस्टिफाई कीजिए, तो वो जो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य होते हैं वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। देखो, महबूबा मुफ्ती जो हैं, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है। मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट किसी स्टेट में जो चुनी हुई सरकार थी, महबूबा मुफ्ती जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी, उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैंने आपके साथ बताया था कि आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया, तो आर्टिकल 370 रिमूव करने से पहले जो वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, इवन वाल्मीकि समुदाय अब छोड़ो, जो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग थे, इवन मुस्लिम कम्युनिटी भी जो पाकिस्तान से आए थे, उनको 70 वर्ष में नागरिकता नहीं मिली। 1940 के दशक में, 1948 ओवर के आसपास जो आए, 1950 के आसपास जो आए, जो पाकिस्तान से लौटे हुए लोग थे, उनको ना तो नागरिकता मिली, और ना ही वाल्मीकि समुदाय जो पंजाब के एरिया के लोग थे, उनको ना तो नागरिकता मिली। तो 70 वर्ष में इन लोगों को नागरिकता तक नहीं मिला, इनको बेसिक राइट्स नहीं था। साथ ही साथ RTI जैसा एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसा एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। तो ये लोग जो है उस समय में जम्मू कश्मीर में इन सारे एक्ट को लागू नहीं किया, और आज इस तरह के कुतर्क बयान दे रहे हैं जो जस्टिफाई कहीं से भी नहीं किया जा सकता, राइट। बाकी आपको जानकारी होना चाहिए कि आर्टिकल 370 को जो सरकार रिमूव किया है, उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। बहरहाल अगर आप उसकी आलोचना करते हैं, आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए आप सरकार की आलोचना करें या सरकार का समर्थन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप आलोचना कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्रिटिकल पॉइंट है उन सरकार की आलोचना करने का, केंद्र सरकार की आलोचना करने का, और सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो क्या आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है सरकार के समर्थन करने का, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। एक बार इसको भी देख सकते हैं, वोकल से लोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल उत्पाद को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। हमारे समय में क्या होता था, हमारे इंडिया में, कि गणेश जी की मूर्ति काफ़ी मूर्ति खरीदाती थी। आपको दीपावली के समय में लोग काफ़ी खरीदते हैं गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी माँ की प्रतिमा काफ़ी खरीदते हैं। लेकिन ये प्रतिमा आता कहाँ से था? ये प्रतिमा आता था चीन से आता था। लाइटिंग का लोग यूज करते थे, वो देखा होगा आपने लाइट, वो लाइट सारा का सारा लाइट जो होता था वो चीन से आता था। तो इसलिए सरकार का जोर है कि इस बार कम से कम जो हम शुरुआत करें चीन के बिना शुरुआत करें, और वोकल फॉर लोकल, लोकल उत्पाद को प्रोत्साहित करें। देखो एक बार इसको भी देख सकते हो, भारत के सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत जगह सरकार देश में है, उसको अमेरिका से बुलेट बनाने का, बंदूक की जो गोली होती है उसको बुलेट कहा जाता है, उसको बनाने का ऑर्डर मिला है। तो एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी आज मुझे आपके साथ पुलिस एक्ट या पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं डिस्कस करूँगा डिटेल से पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। देखो यहाँ पे जो है, फिर खुला किसानों और केंद्र से बातचीत का रास्ता। हमने इस पर भी डिस्कस किया था, डिटेल से एनालिसिस किया था कि किसान एक्ट क्या है। 3 किसान एक्ट पे डिस्कस किया था, उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है तीनों किसान एक्ट का,
क्या उसका निगेटिव पॉइंट है, किसान उसको क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर कृषि संगठन जो है, किसान जो रिफॉर्म्स, कृषि में रिफॉर्म्स की सरकार ने उसका विरोध कर रही है, और फिर जो है केंद्र सरकार उन किसानों से वार्ता कर सकती है। 3 जानकारी, बेसिक जानकारी मैं देता हूं जो सरकार ने रिफॉर्म्स किया। पहला, सरकार ने रिफॉर्म्स किया है एपीएमसी एक्ट में। एपीएमसी एक्ट का पूरा फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एक तरह से मंडी एक्ट कहा जाता है। मंडी एक्ट का तात्पर्य यह है कि किसान अगर अपना उत्पाद, मान लो किसान ने उपजाया, गेहूं उपजाया या धान उपजाया, तो प्रत्येक राज्य में जो है मंडी होता था। किसान के क्षेत्र के आसपास लगभग एक डाटा है कि 500 किलोमीटर के रेंज में मंडी होती थी देश में। तो किसान उसी मंडी में जाकर के अपना सामान को बेचता था, राइट। मंडी से बाहर वो बेचने के लिए बाध्य था कि मंडी से बाहर वो नहीं बेच सकता था, सिर्फ मंडी में बेच सकता था। सरकार ने एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया। इसका मतलब हुआ है कि अब किसान मंडी से बाहर भी अपने सामान को बेच पाएंगे। ना सिर्फ मंडी से बाहर, बल्कि भारत के किसान, किसी भी राज्य के किसान किसी अन्य राज्य में जाकर के अपने सामान को बेच सकते हैं। इसका कदापि मतलब यह नहीं हुआ कि मंडी को समाप्त कर दिया गया, राइट। कई लोग कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं कि मंडी को समाप्त किया गया। बिल्कुल नहीं, मंडी आज भी बनी हुई है, बस किसानों की जो बाध्यता थी कि मंडी में ही सामान को बेचना है, वो समाप्त कर दिया गया। अब देखो, दूसरा जो रिफॉर्म्स किया गया है वो किया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में रिफॉर्म्स किया गया। इस रिफॉर्म्स का मतलब था कि पहले किसान जो है, कोई भी अगर मान लो व्यापारी है, वो प्याज खरीदता तो एक लिमिट मात्रा में प्याज को स्टोर करके कहीं कोल्ड स्टोर में रख सकता था या कहीं खरीद सकता था। अब इसको जो व्यापारी है, इस पर यह प्रतिबंध हटा दिया गया, वो अनलिमिटेड मात्रा में स्टोर करके रख सकता है, राइट। यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत अब अगर आपदा की स्थिति नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में व्यापारी जो है, जो व्यापारी की एक सीमा थी कि निश्चित सीमा तक ही वो सामान को स्टोर करके या खरीद करके स्टोर करके रख सकता था, उस सीमा को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रेगुलेट करने का काम किया गया। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? जब कंपनी, मान लो चिप्स बनाने की कंपनी को आलू चाहिए, आलू से ही चिप्स बनेगा, और वो क्या करेगा कि कंपनी जो है वो किसान से डायरेक्ट कंसल्ट कर लेगा और बोलेगा कि हम आपको जो है बीज देते हैं, हम आपको जो है टेक्निक देते हैं, आप आलू उपजाइए और आप जितना भी आलू उपजाएंगे वो उसको मैं परचेज कर लूँगा। तो इस तरह का जो कमिटमेंट होता है कंपनी और किसान के बीच में डायरेक्टली, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो उसमें सरकार ने रिफॉर्म्स किया। तो ये 3 रिफॉर्म्स किया है जिसका किसान कई जगह विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी हमने डिस्कस किया है, और क्यों किसान के पक्ष में सरकार ने यह निर्णय लिया है। और मेरे अनुसार ये जो है 1966-67 के बाद, यानी हरित क्रांति के बाद सबसे बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। देखो, अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पे एनसीबी का छापा। तो क्या छापा मारा गया है एनसीबी के द्वारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये संस्था इम्पोर्टेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कहीं भी ड्रग्स का मैटर होगा तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्शन लेने का काम करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, एसएसआर के बारे में जब मैटर आता है तो यहाँ पे 3 संस्थाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो सीबीआई ने जांच किया था मैटर का, दूसरा ईडी ने जांच किया था, और तीसरा जो है एनसीबी ने जांच किया था। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में भी ये तीनों संस्थाएं इंपॉर्टेंट थी। इससे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इसका एक इंटरव्यू प्रकाशित किया गया है, एक बार पढ़ लेना। और कल हमने डिस्कस किया था गुपकार समझौता के बारे में। क्या है गुपकार समझौता? तो गुपकार समझौता है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टी थी, सभी पार्टी मिल करके एक संगठन बनाई है, एक समझौता बनाई है, और सभी का लक्ष्य है, सभी पार्टियों का लक्ष्य है कि किस तरह से आर्टिकल 370 को रिवाइव किया जाए, यानी फिर से जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। इसको कहा गया गुपकार समझौता। और इसी के बारे में भी राज्यपाल, उपराज्यपाल से पूछा गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं ये मनोज सिन्हा जी।
तो इनका इंटरव्यू है, एक बार देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसको भी एक बार देख सकते हो आप, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख सकते हैं। अब देखो, मेजर जो डाटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा या मेजर टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, पुलिस सुधारों की घातक अनदेखी। यानी पुलिस सुधार जो है काफ़ी समय से, लेखक एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है और काफ़ी समय से देश में पुलिस सुधारों की मांग थी, जो कि पुलिस सुधार देश में नहीं हो पा रही है। देखो सिंपल सा मैं 2-3 रीजन आपको बताता हूँ पुलिस सुधार की क्यों ज़रूरत। हाथरस जैसी घटना हुई, राइट, बिहार में मुंगेर जैसी घटना हुई, अर्नब गोस्वामी के मैटर में भी अगर आप देखोगे तो अर्नब गोस्वामी को 2018 में पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया था और वहीं पुलिस 2020 में उसे पूरा करके गिरफ्तार करती है। तो ऐसा नहीं कि पुलिस चेंज हुआ है, पुलिस चेंज नहीं हुआ, यानी सत्ता चेंज होने से पुलिस की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। इसमें इस आर्टिकल में कहा गया है कि पुलिस जो है मुख्यमंत्री के निजी सेना के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जो निश्चित तौर पे घातक स्थिति है। इसलिए देश भर में पुलिस रिफॉर्म्स की लगातार मांग की जा रही है। हम डिटेल से आवश्यकता और इसके एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। पुलिस सुधारों की आवश्यकता क्यों? तो देश में अधिकांश राज्यों में पुलिस की छवि जो है वो तनावपूर्ण है, जनता से मित्रवत ना होना है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना है। इसलिए देश में पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। रोज ऐसे अनेकों किस्से सुनने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं जिसमें पुलिस द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, डेली आप सुनते होंगे। तो इसलिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जिस पुलिस को आम आदमी का दोस्त होना चाहिए, वहीं आम आदमी पुलिस के नाम से सिहर उठता है, यथासंभव पुलिस से चक्कर में ना पड़ने का प्रयास करता है। कई बार आपने सुना होगा कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो मुजरिम के बारे में मान लो आम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होता है, वो भी पुलिस के साथ साझा नहीं करता है। तो इसलिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पुलिस रिफॉर्म्स हुआ था 1861 में, पुलिस एक्ट आया था 1861 में। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद आया था। लॉर्ड कैनिंग का वो समय था और उसी समय में पुलिस एक्ट पारित किया गया था। तो सवाल ये होता है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में जो पुलिस एक्ट पारित हुआ था, जो पुलिस एक्ट आने का मकसद था, पुलिस एक्ट में या पुलिस जो एक्ट आया था 1861 में, उसको आने का मकसद था कि किस तरह से भारत में हो रहे क्रांतिकारी दमन को रोकना, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी उस समय में। तो किस तरह से भारत के लोगों के क्रांतिकारी दमन को रोकना या भारत को किस तरह से रेगुलेट करना, अंग्रेज अपने बेनिफिट के लिए 1861 का एक्ट बनाया था और वो 1861 का एक्ट आज भी चल रहा है। ये विडंबना है हमारे देश के। और यही कारण है कि देखो, औपनिवेशिक मानसिकता से पुलिस काम कर रही है। 1861 का एक्ट सोचो, उस समय में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय में 1861 का एक्ट आया था और वही एक्ट आज चल रहा है। तो निश्चित तौर पे पुलिस जो है औपनिवेशिक मानसिकता से काम कर रही है आज में। तो पुलिस भी आज भी जो काम करने का स्टाइल होता है, लोगों पे राज करने का स्टाइल होता है, लोगों की सेवा करने का स्टाइल नहीं होता है, लोगों पे राज करने का स्टाइल होता है। अब देखो, कुछ डाटा दिया हुआ है इस एडिटोरियल में, पढ़ोगे या लिख लेना इस एडिटोरियल से। जनवरी 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देश में 16.51 लाख स्वीकृत पद हैं, जबकि 13.03 लाख पुलिस जो है कार्यरत हैं। कायदे से प्रति 1 लाख में 126.9 पुलिस होना चाहिए, परंतु है कितना, वो 99.78 पुलिस है प्रत्येक 1 लाख में। प्रति 100 पे जो है, प्रत्येक 100 जनसंख्या पे बिहार में पुलिस जो है वो है 0.005, झारखंड में है 0.039, असम में है 0.05। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बिहार में जो पुलिस है सबसे कम है 6.25 है, उड़ीसा में है 17.26। तो पुलिस की कमी काफ़ी है। साथ ही साथ पुराने हथियार और कंप्यूटर के बिना आधुनिक जो गुंडा होते हैं, जो पूरी तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ लेस होते हैं, आधुनिक मुजरिम जो होते हैं हाईटेक टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, उसका सामना पुलिस अपने पुराने हथियार और कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकता। अब देखो, पुलिस
मुख्यमंत्री के निजी सेना के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। यानी जो अर्नब गोस्वामी का केस था उस मैटर से अगर आप देखो 2018 में पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया था, क्योंकि उस समय में किसी अन्य पार्टी की सरकार थी और वर्तमान में उसे ही पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। तो सवाल यहाँ से यह भी उत्पन्न होता है कि क्या सत्ता परिवर्तन होने से पुलिस का चेहरा परिवर्तन हो जाता है, पुलिस का नेचर परिवर्तन होता है? तो इसलिए कहा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म्स की हमें आवश्यकता है। अब देखो कुछ समस्याएं हैं। पहला समस्या यह है पुलिस विभाग की कि औसतन 732 व्यक्तियों पे एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। पुलिसकर्मी की व्यवस्था है भारत में, जो स्वीकृत पद है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के में हर 450 व्यक्तियों पे एक पुलिसकर्मी की सिफारिश की है। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि प्रत्येक 450 व्यक्ति पे एक पुलिस होना चाहिए, और भारत में कितना है, 732 व्यक्तियों पे एक पुलिस है। तो निश्चित तौर पे पुलिस कमी है। पुलिस बल के काम करने की परिस्थितियाँ, दीपावली हो, होली हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, पुलिस काम करती रहती है। तो निश्चित तौर पे एक समस्या है। तो इतना समस्या पुलिस के साथ है तो मानसिक स्थिति से भी पुलिस गुजरना होता है। पुलिस पे अतिरिक्त दबाव होता है और राजनीतिक दबाव होता है। सत्ता के साथ आप नहीं चलेगा पुलिस विभाग में तो आपका पता नहीं कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सेंटिंग में डाल दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे राजनीतिक दबाव है पुलिस पे, अतिरिक्त दबाव होता है, मानसिक परिस्थिति होती है, और अनेक परिस्थिति में वो काम करते हैं। तो अनेक तरह का दबाव पुलिस लेकर चलती है, इसलिए भी हमें पुलिस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब देखो, क्या इसके लिए समिति नहीं बनी थी? बिल्कुल, इसके लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना था, जो 1977 में बना था। धर्मवीर आयोग बना था 1977 में, और इसी धर्मवीर आयोग को कहा गया राष्ट्रीय पुलिस आयोग। तो इसने 8 रिपोर्ट सौंपा केंद्र सरकार को, और इस रिपोर्ट पे अभी तक अमल नहीं किया गया। तो इसका जो प्रमुख रिपोर्ट था या प्रमुख सिफारिश थी वो इस प्रकार है कि हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। राइट, प्रदेश सुरक्षा आयोग। जांच कार्यों के लिए और शांति कार्य के लिए अलग अलग पुलिस होना चाहिए। यानी जो मान लो कोई घटना होती है तो उस घटना में जो जांच करेगा पुलिस, उसके लिए एक अलग से विभाग का गठन कीजिए। और साथ ही साथ जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा 12 महीना, उसके लिए अलग से पुलिस विभाग का गठन कीजिए। तो दोनों के लिए अलग अलग पुलिस होना चाहिए। अभी क्या होता है कि एक ही पुलिस होती है। कहीं पे मान लो कोई दुर्घटना हुआ तो उसके लिए उसी पुलिस में से एक को जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया जाता है, जिसे आईओ कहा जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक पुलिस को बना दिया जाता है, उसी पुलिस को, और बाद में वही पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी काम करती है। तो ऐसा कहा था पुलिस आयोग 1977 में कि दोनों के लिए अलग अलग पुलिस होनी चाहिए। अब देखिए, पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जो डीजीपी होते हैं, प्रत्येक राज्य में पुलिस का हेड डीजीपी होता है, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री के आदेश में नियुक्त होता है, और मुख्यमंत्री जब चाहे इसे बदल सकती है। तो इसलिए इस आयोग ने कहा था, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने कहा था कि पुलिस प्रमुख के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो इसकी नियुक्ति का संबंधित हो। पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जब चाहे इसको चेंज कर दें। और नया पुलिस एक्ट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट 1861 का है, काफ़ी पुराना एक्ट है। हमें हमारे नए भारत में नया एक्ट चाहिए। अब देखो, इसी तरह का सिफारिश जो है 1997 में 1997 में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने किया था। इंद्रजीत गुप्ता देश के गृह मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने भी पुलिस रिफॉर्म्स की सिफारिश की थी। 2000 में गठित पद्मनाभ भैया समिति भी पुलिस रिफॉर्म्स की बात कही है। इसके बाद 2006 में सोली सोराब जी कमेटी है। सोली सोराब जी एक जज थे, एक कमेटी बनी थी इनके निगरानी में, और इस कमेटी ने जो है कुछ रिफॉर्म्स किए थे, और उस रिफॉर्म्स के आधार पे मॉडल पुलिस एक्ट 2006 का प्रारूप तैयार हो चुका था, लेकिन इस पे अमल नहीं किया गया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 2006, और अक्सर ये गाइडलाइन कोट किया जाता है। जब भी आपको मेंस का एग्ज़ाम लिखना हो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2006 को आप कोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में कहा गया था कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना किसी दबाव में काम कर सके। पहला पॉइंट, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाया जाए
जो पुलिस के खिलाफ होने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सके। एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई है, जो पुलिस के खिलाफ कोई मैटर होगा तो उसकी सुनवाई करेगी। थाना प्रभारी से लेकर के पुलिस प्रमुख तक, यानी एसएचओ से लेकर के जो है डीजीपी तक, कार्यकाल एक स्थान पे 2 वर्ष का सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 2 वर्ष का फिक्स होना चाहिए कम से कम कार्यकाल एक जगह का। नया पुलिस एक्ट लाइए, चूंकि ये पुलिस एक्ट 1861 का है, और अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग से पुलिस होना चाहिए। मैंने बताया आपको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलग पुलिस होना चाहिए इसके लिए, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस होना चाहिए। अब देखो कुछ समस्याएं हैं। पहला समस्या है केंद्र सरकार के पास कि पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्र बहुत इंटरफेयर नहीं कर सकता है राज्य सूची के विषय पे। और दूसरा है कि आधुनिक प्रशिक्षण अगर पुलिस को देना होगा तो निश्चित तौर पे खर्च आएगा। चूंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को खर्च करना होगा, तो इसलिए केंद्र सरकार इसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती है। बावजूद इसके केंद्र सरकार को राज्यों से मिलकर बातचीत करना चाहिए। जिस तरह से एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर कानून बनाया, तो उसी तरह से पुलिस पे कानून दोनों को मिलकर बनाना चाहिए, बैठ के बातचीत करना चाहिए। और अब हमें समय आ चुका है कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स करें, क्योंकि 1861 का कानून आप समझ सकते हो तकरीबन 160 वर्ष हो चुका है उस कानून का, और 160 वर्ष से उस कानून को आज तक हम ढो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पुलिस रिफॉर्म्स पे जो चर्चा मैंने किया है वो आपको समझ में आया होगा। कोई इशू होगा तो उसको देख सकते हैं या पूछ सकते हैं। पराली दहन का सही निदान, देखो 15 अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है, और जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन होता है उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल होता है पराली का। खास करके किसान जो है पराली जलाते हैं, देखो किसान जो फसल बोते हैं वो 15 से लेकर के 20 जून के बीच में अधिकांश बुआई होती है, और इस सारी बुआई को काटा जाता है कब तक? अक्टूबर तक काटा जाता है। तो उसके बाद जो है फिर उसको जो है अक्टूबर के बाद फिर नया फसल बोना है। तो नया फसल जो बोना है, इसलिए क्या होता है कि किसान जो है काटता है, मान लो गेहूँ किसान ने काटा या धान किसान ने काटा, तो काटा अगर, तो उसके बाद जो है उसका जो अवशेष होगा उसको पराली कहा जाता है। बिहार में उसको लार कहा जाता है, बिहार में लार कहते हैं, हरियाणा में पंजाब के क्षेत्रों में पराली कहा जाता है। तो नया फसल किसानों को जल्दी होती है कि हमें नया फसल जल्दी से बोना है, तो इसलिए किसान क्या करते हैं कि लार को या पराली को काट करके खेत में ही जला देते हैं। और उसको जलाने से क्या होता है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन वो धुआं पहुंच जाता है। तो पंजाब के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्रों में, या दिल्ली के में जहाँ पे किसान खेती करते हैं वहाँ से, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी मात्रा में पॉल्यूशन क्रिएट होता है दिल्ली में। तो उसी को लेकर के राइटर ने कुछ पॉइंट दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है इसको, लेकिन खुद से एक बार पढ़ लेना आप। पराली को लेकर के सही निदान क्या किया जाना चाहिए, या दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर के मैं जल्द एक वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। देखो वही जो अर्नब गोस्वामी के मैटर में हमने डिस्कस किया पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, उसी को यहाँ पे राइटर का कहना है। तो राइटर का कहना है कि चूँकि अर्नब गोस्वामी का जो मैटर हुआ था ये महाराष्ट्र सरकार से असहमत थे, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि उनको जो गिरफ्तार किया गया अर्नब गोस्वामी को, वो गिरफ्तार किया गया है किसी पत्रकारिता के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको गिरफ्तार किया गया है, उस पर कोई मैटर चल रहा था, और वो भी मैटर क्रिमिनल मैटर था। किसी के हत्या को उकसाने के प्रयास में उसको गिरफ्तार किया गया। कोई इशू नहीं, गिरफ्तार कीजिए आप, कानून सबके लिए सेम होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सिंपल है कि 2018 में पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे क्यों छोड़ दिया क्लीन चिट देके, और 2020 में पुलिस ने क्यों उसे गिरफ्तार किया? तो इसका मतलब है कि पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि पुलिस जो है तत्कालीन सरकार की मनोवृत्ति पे काम करता है। इसका मतलब है कि पुलिस जो है मुख्यमंत्री के निजी सेना के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जो मुख्यमंत्री आएगा वो अपने अकॉर्डिंग कानून बनाएगा या अपने अकॉर्डिंग पुलिस को रेगुलेट करेगा, जो नहीं होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स जरूरी हैं। इस एडिटोरियल में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
देखो, राज्यों को टैक्स बंटवारे पे रिपोर्ट वित्त आयोग ने सौंपी। देखो, वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना, सबसे पहले ये जान लो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और वित्त आयोग का गठन जो है वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1955 का उपयोग करते हुए 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की गठन किया गया एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। अब देखो, ये वित्त आयोग जो है इसका रिपोर्ट कायदे से इसको रिपोर्ट अपना देना चाहिए था 2020 से लेकर के 25 तक के लिए, लेकिन कुछ अन्य परिस्थिति बोलो, कोविड बोलो या कुछ अन्य परिस्थिति बोलो, इनिशियली इन्होंने 2 रिपोर्ट दिया। पहला रिपोर्ट इसका वैलिड है 2020-21 के लिए, और दूसरा जो रिपोर्ट इसका वैलिड होगा वो है 2021 से लेकर के 26 तक के लिए। तो ये 5 वर्ष इधर दिया है और एक रिपोर्ट दिया है 2020 से 21 तक के लिए। चूँकि तय सीमा पे अपना इन्होंने काम पूरा नहीं कर पाया या अन्य जो भी रीज़न दो, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो अब देखो, 5 साल के लिए जो इन्होंने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया हमारे पास एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं आया, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो 20-21 के लिए इन्होंने रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। इन्होंने कहा था, जैसे 14वें वित्त आयोग है, 14वें वित्त आयोग से पहले जो 13वां वित्त आयोग था, उस समय में 32% जो पैसा राज्यों को दिया जाता था। 14वें वित्त आयोग ने क्या कहा कि 32 की जगह 42% पैसा जो है राज्य सरकारों को दीजिए। यानी जितना केंद्र सरकार के पास कलेक्शन होगा पैसा का, कितना केंद्र सरकार के पास जितना कर का कलेक्शन होगा, उसका 42% जो है आप राज्य सरकार को दीजिए, रेस्ट केंद्र सरकार रखेगी। 14वें वित्त आयोग में कहा गया था, जिसका अनुपालन 2020 तक किया गया। अब इन्होंने क्या किया कि 15वें वित्त आयोग में एन.के. सिंह जी ने कहा कि 42% की जगह 41% पैसा आप केंद्र सरकार जो है आप राज्यों को दीजिए। तो 41% पैसा ये राज्य सरकार को देगी, जितना कलेक्शन होगा, राइट। बाकी जो है 41% पैसा केंद्र सरकार दे, बाकी 1% पैसा का क्या, चूँकि 14वें वित्त आयोग ने कहा था 42% पैसा देने के लिए, तो इसने कहा, इस आयोग ने, कि 41% पैसा आप राज्य को दीजिए। बाकी जो 1% बचेगा, वो 1% चूँकि आपने 2 नए राज्य बनाए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों केंद्र सरकार के तहत आता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसलिए इस राज्य के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आप 1% खर्च कर सकते हैं, राइट। क्लियर है पॉइंट। 42% पैसा मिलता था राज्यों को 14वें वित्त आयोग के द्वारा। 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि 41% पैसा राज्यों को दीजिए, बाकी 1% जो पैसा होगा वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए आप खर्च करेंगे। बाकी जो है अभी 5 वर्ष के लिए इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, कल चूँकि ये रिपोर्ट अपना राष्ट्रपति को सौंपे हैं, अब कुछ दिन के बाद ये पब्लिक होगा रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे 5 वर्ष के लिए क्या क्या इन्होंने बातें कही है। देखो, कुसुम योजना क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो, मार्च 2019 में इस योजना को लागू किया गया था, राइट। जैसे मान लो किसान का एक लैंड है, ये ज़मीन है किसान का, तो यहाँ पे भी मान लो सोलर लगा देगा, यहाँ भी सोलर लगा देगा, यहाँ भी सोलर लगा देगा, यहाँ सोलर लगा देगा, ज़मीन के थोड़ा ऊपर सोलर लगता है। नीचे में जो है किसान अपना खेत में खेती करते रहेगा, तो नीचे उसको गेहूँ, मटर, धान चावल जो होना होगा, ऊपर में उसका सोलर हो जाएगा। अब इस सोलर को क्या होगा, ये सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को एक ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा, बड़ा सा ग्रिड से मान लो जोड़ दिया जाएगा इस सारे सोलर को, और किसान को कहेगी कि आपके खेत में जो भी सोलर प्लेट के माध्यम से एनर्जी जनरेट हुआ है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट किया है, आप ग्रिड को बेच दीजिए। मान लो 100 वाट आप डेली जनरेट कर रहे हैं, तो 100 वाट आप हमें बेचिए, हम उसको परचेज कर लेंगे, राइट। तो ये परियोजना जो थी, ये परियोजना था कुसुम योजना के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसका 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना है। तो किसानों की आय को दोगुना करने में सहयोगी होगा। क्यों? क्योंकि किसान अपनी ज़मीन पे खेती तो करेंगे, खेती से जो उसको बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ किसानों को जो है
सोलर प्लेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बेच कर भी बेनिफिट हो सकता है। दूसरा जो है इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज में हमने टारगेट लिया है 175 गीगावाट का, राइट। 175 गीगावाट जो है हमें रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कलेक्ट करना है, कब तक? 2022 तक। और 175 गीगावाट में 175 गीगावाट का जो टारगेट है, इसमें से 100 गीगावाट का टारगेट हमारा सिर्फ सोलर एनर्जी से है, राइट। तो ये हम क्रिएट कर पाएंगे कुसुम योजना के माध्यम से। अब देखो 100 गीगावाट में यहाँ पे देखो 30,000 मेगावाट का टारगेट है कुसुम योजना का। 30,000 मेगावाट मतलब होता है 30 गीगावाट। तो 100 गीगावाट का जो हमारा टारगेट है 2022 का, उसमें 30 गीगावाट का टारगेट हम कुसुम योजना के माध्यम से ही पूरा कर लेंगे। तो बेसिक बातें आपको समझ में आया। 2022 तक हमें किसानों को आय को दुगना करना है, उसमें भी हम कुसुम योजना का साथ ले सकते हैं। और हमें 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट फुलफिल करना है पेरिस क्लाइमेट चेंज के अनुसार, और उसमें भी हम इसका सहयोग ले सकते हैं। इसलिए कुसुम योजना इम्पॉर्टेंट था। बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ मार्च 2019 वगैरह में चालू हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक बार इसको भी आप देख सकते हो। देखो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार ज़रूर इसको देख लेना आप। बाकी मैं इस पर पढ़ूंगा तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि निर्वात का उपयोग करके किस तरह से जो है गाड़ी को या रेल वगैरह को जो चलाया जाएगा, और काफ़ी स्पीड होगा इसमें, 1000 किलोवाट का स्पीड होगा। पर्यटकों को लुभाएंगे कर्नाटक के हाथी। थोड़ा सा हाथी के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो आपको इन्वायरमेंट में काम दे सकता है और प्रीलिम्स में काम देगा। ये मेंस में बहुत ज़्यादा काम नहीं देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना है कि टाइगर स्टेट, जैसे हाथी स्टेट जो है भारत में, वो कर्नाटका। सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या देश में कर्नाटका में। तो एलिफेंट स्टेट है वो आपको कर्नाटका है। टाइगर स्टेट कौन सा है, यानी वैसा स्टेट जिसमें सबसे अधिक टाइगर की संख्या है, कौन सा है आपको बताना हमें कमेंट सेक्शन में। देखो एशियन हाथी को IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें इंडियन हाथी भी है, और अफ्रीकन हाथी को IUCN की कैटेगरी में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, सुभेद कैटेगरी में। यानी अधिक जो खतरा है वो एशियन हाथी को है, कम खतरा है अफ्रीकन हाथी को। अब देखो हाथियों को जो है अनुसूची 1 में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में हाथियों को रखा गया। क्या होता है अनुसूची 1 का मतलब? UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, और एक ऑप्शन था कि किसी भी जीव को अगर हम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखते हैं, उसका मतलब हुआ कि हम उसे उसी तरह का प्रोटेक्शन देंगे जिस तरह का प्रोटेक्शन हम टाइगर को देने का काम करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और UPSC ने सेम इसी तरह का ऑप्शन दिया था जो सही ऑप्शन था। अगर हम किसी भी जीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखते हैं, उसका मतलब होता है कि हम उसे उसी तरह का प्रोटेक्शन देंगे जिस तरह का हम टाइगर को देने का काम करते हैं। तो हाथियों की संख्या देश में जो है सबसे अधिक है कर्नाटका में, दूसरे स्थान पे है असम, और तीसरे स्थान पे है केरल। तो ये बेसिक पॉइंट है, याद रख लेना। सबसे अधिक कर्नाटका में है। एशियन हाथी जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और अफ्रीकन हाथी जो है वल्नरेबल कैटेगरी में है। VN यानी वल्नरेबल कैटेगरी में है, यानी सुभेद कैटेगरी में है। चलो इतना ही न्यूज़ था। देखो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। बाकी कुछ और भी टॉपिक मैं जल्दी लाऊंगा आपके लिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।